Welcome to CBSE Knowledge Hub, Class 7 Science, Chapter 2 Nutrition in Animals. हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे. पार्ट 2 में हम द फूड पाइप ईसोफिगस से कंटिन्यू करेंगे. स्टार्ट करते हैं. द फूड पाइप ईसोफिगस. द स्वेलो फूड पासेस इनटू द फूड पाइप और ईसोफिगस. अब हमने खाना तो माउथ से खा लिया, उसके बाद खाना जो है वो हम निकलते भी है, तो वो कहाँ से पास होता है? फूड पाइप, जिसे हम ईसोफिगस भी कहते हैं, वहां से वो खाना आगे कंटिन्यू होता है. लुक एट फिगर 2.2. द फूड पाइप रन अलोंग्स द रन. जो हमारा फूड पाइप है वो हमारा नेक से जो है वो रन करता है. तो हमारा फूड पाइप कहाँ से स्टार्ट होता है? नेक से. देखो, यहाँ पर एक इमेज, यहाँ पर एक डायग्राम लिखा है, बना हुआ है. मूवमेंट ऑफ फूड इन ईसोफेगस ऑफ द एलिमेंट्री कैनल. एलिमेंट्री कैनल में जो हमारा खाना है, जो फूड पाइप में से जो खाना जाता है, कैसे जाता है वो है. ये फूड है. ये फूड ट्रांसफर हो रहा है इधर से, धीरे 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 नीचे आएगा, फिर वो स्टमक के और चले जाएगा. इस तरह हमें फूड पाइप का पता हो. पहली वन टू नो यू हाउ फूड मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन ड्यूरिंग वोमिटिंग. देखो, हमेशा हमें पता है कि खाना नीचे की तरफ ही जाता है. पहले को जानना है कि जो जब वोमिटिंग होता है, तो वोमिटिंग के लिए तो फिर खाना तो उसी पाइप तो हमारा एक ही है, तो वोमिटिंग के लिए हमारा जो खाना फिर दोबारा फिर मुंह से बाहर आता है. ऑपोजिट डायरेक्शन में कैसे वोमिटिंग मूव करता है. इसका क्वेश्चन भी हम करेंगे. इसका हमारा नेक्स्ट पार्ट जो होगा, उसमें हम जो क्वेश्चन आंसर सीरीज होगा, उसमें हम ये सारे पहेली भूजों के क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन तब करेंगे. तब तक आप इसका आंसर ढूंढ के रखो. एंड द चेस्ट. जो हमारा खाना है वो हमारा नेक से होते हुए चेस्ट के तरफ जाता है. फूड इज पुश डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ वॉल ऑफ द फूड पाइप. जो हमारा खाना है वो नीचे की तरफ जाता है. हमारा जो वॉल मूवमेंट होता है फूड पाइप का, वो पुशअप उसे करते रहता है. एक्चुअली द मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनल एंड पुश द फूड डाउनवर्ड्स. तो हमारा जो खाना है वो एलिमेंट्री कैनल में डाउनवर्ड्स की तरफ उसे खाने को पुश डाउन करते हैं, यानी कि वो नीचे तक जाता है. At times the food is not accepted by our stomach and is vomiting out. जब हमारा खाना और एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा हमारे स्टमक को, स्टमक पूरा फुल हो जाता है और हम और कुछ खा नहीं सकते, तब हमारा क्या हो जाता है? वोमिटिंग हो जाती है, यानी कि उल्टी आ जाती है हमें. Recall the instance of when you are vomited after eating and think of the reason for it. आप याद करो, आपने कभी बहुत खा लिया और उसके बाद आपको उल्टी आए तो कैसा फील होता है. डिस्कस विद योर पेरेंट्स एंड टीचर. ये आप अपने पेरेंट्स या टीचर्स के साथ डिस्कस कर सकते हो. नेक्स्ट टॉपिक में आता है स्टमक. आपको याद होगा कि हमारा पहले हमने बकल कैविटी पढ़ लिया था, उसके बाद हमने अभी ईसोफिगस, जिसे फूड पाइप और ईसोफिगस एक सेम ही होता है, उसे पढ़ा. उसके बाद हमारा कौन सा आता है? स्टमक. स्टमक जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, इसमें बहुत कुछ जानने के लिए. द स्टमक इज ए थिक वॉल बैग. ये एक मोटा वॉल बैक है, मतलब बहुत ही थिक वॉल होता है. इट्स शेप इज लाइक फ्लैट एंड जे. इसका शेप जो है फ्लैट एंड जे की शेप में है. एंड इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल. और ये बहुत चौड़ा होता है. हमारे एलिमेंट्री कैनल में सबसे चौड़ा पार्ट, वाइडेस्ट पार्ट स्टमक होता है. इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर एंड. हमारा जो स्टमक है उसका जो वो फूड कहाँ से रिसीव करता है? फूड पाइप से. वहां से ओपन होता है एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन से ये निकलता है. मतलब अगर आप डायग्राम में देखोगे, तो देखो डायग्राम पे चलते हैं. देखो, ये हमारा स्टमक है. ओके. ये हमारा पूरा ऐसा स्टमक है. अब जो स्टमक है वो खाना कहाँ से रिसीव कर रहा है? देखो, हमारा जो खाना है ऐसे ईसोफिगस से चलते हुए स्टमक पे आ रहा है. तो फर्स्ट इसका एक ओपनिंग है, ये है ईसोफिगस से, यानी कि फूड पाइप से खाना रिसीव करता है स्टमक. देन खाना रिसीव करने के बाद वो कहाँ भेज देता है? उसका जो दूसरा पार्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देता है. देखो, एक स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अनदर हमने ईसोफिगस. स्टमक के दो साइड ओपन है. एक तो ईसोफिगस फूड पाइप के ऑफ, जहाँ से वो खाना रिसीव करता है, और दूसरा वो जहाँ भेजता है, जहाँ खत्म होता है स्टमक, दैट इज वन स्मॉल इंटेस्टाइन. हमारा खाना जो है वो इसलिए वहां पर कहा है कि जो खाना है रिसीव वो यहाँ से यहाँ आया है. ओके. चलिए जहाँ पर रीड करते चलते हैं उधर. इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस.
हमारा जो इनर लाइनिंग का है, मतलब स्टमक के जो इनर लाइनिंग यानी कि एक तरह से वॉल, मान लो स्टमक के जो साइड में वॉल है, वो क्या क्या सीक्रेट करते हैं? तीन चीज सीक्रेट करते हैं। फर्स्ट वन इज म्यूकस, सेकंड वन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड थर्ड वन इज डाइजेस्टिव जूस। ये तीनों का काम देखते हैं। सो फर्स्ट पढ़ते हैं म्यूकस के। द म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। जो म्यूकस है वो स्टमक का जो वॉल है उसे प्रोटेक्ट करता है। किस चीज से? जो एसिड प्रोड्यूस करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उस चीज से प्रोटेक्ट करेगा हमारे जो म्यूकस का जो स्किन। म्यूकस एक स्किन मान लो जो स्टमक में होता है, वो प्रोटेक्ट करता है कि बाहर हमें कोई इफेक्ट ना हो या पेट में कोई असर ना हो। सेकेंड, द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया एंटर अलोंग विद द। अब देखो जो एसिड है, यहाँ पर एसिड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बात की है। जो एसिड है वो हमारा कौन सा चीज किल कर देता है? बैक्टीरिया को किल कर देता है। जो फूड एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक एंड हेल्प अस टू डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट। अब जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो क्या करता है? जनरली हमारे स्टमक में जो बैक्टीरिया होता है उसे किल कर देता है और उसे जो हमारा स्टमक का मीडियम जो है वो एसिडिक बनाने में हेल्प करता है एंड हेल्प द डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट। और जो डाइजेस्टिव जूस है वो ताकि काम कर सके, इसलिए एसिड जनरली वो काम करते हैं। Digestive juice break down the proteins into smaller substance, into simpler substance. This one is important. जो digestive juice है उसका काम क्या है? वो digestive juice है वो break down कर देता है प्रोटीन को, छोटे छोटे जो हमारे खाने में प्रोटीन होता है उसे छोटे छोटे पीसेस में सिंपलर कर देता है। सो हमने तीन चीज पढ़ा अभी। म्यूकस, म्यूकस जो है वो हमारे स्टमक के वॉल जो होता है उसको क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करता है। सेकंड हमने क्या पढ़ा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो जनरली क्या करते हैं? जो बैक्टीरिया हम खाने के साथ हमारे जो मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया जा रहे हैं उसे किल करता है और हमारे जो पेट में स्टमक का जो मीडियम वो एसिडिक बनाने में हेल्प करता है और ताकि डाइजेस्टिव जूस ठीक से काम कर पाए। और डाइजेस्टिव जूस क्या काम करता है? जो प्रोटीन है उसे छोटे छोटे सिंपलर पीस सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। सो स्टमक के ये तीन रोल आपको पूछे जा सकेंगे, तो आप ये अंडरलाइन कर लो और इसे याद भी कर लेना। Next, the small intestine. The small intestine is highly coiled from is about 7 meter long. इसे याद करो, इसे अंडरलाइन करो। द स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो बहुत ही बड़ा होता है, 7.5 मीटर लॉन्ग होता है, मतलब बहुत ही बड़ा होता है। हाईली कॉइल यानी कि ये कॉइल के फॉर्म में होता है, यानी कि बहुत घूम घूम के ये जाता है। अभी फोटो में दिखाती हूँ मैं। इट रिसीव सीक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड पैनक्रियास। ये जो है जैसे हमने स्टमक का पढ़ा था ना, ये कहाँ से रिसीव करता है? फूड पाइप से। और जो अदर एंड कहाँ था? स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो ये रिसीव कहाँ से करता है? लीवर और पैनक्रिया से। बिसाइड इट्स वॉल ऑल्सो सीक्रेट जूस। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो वॉल होता है वो भी उसके जूस प्रोड्यूस करते हैं, सीक्रेट जूस। अब ये सीक्रेट जूस, डाइजेस्टिव जूस आप बार बार पढ़े हो, ये होता क्या है? ये एक्चुअली हमारे जो डाइजेशन करने में हेल्प करता है कि वो ताकि और भी प्रॉपर डाइजेशन हो। तो हमारे हर एक पार्ट में मतलब कुछ जैसे स्टमक में डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस हो गया, लीवर पैनक्रियास अपने पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करेगा, लीवर जो है बाइल जूस प्रोड्यूस करेगा। सो ऐसे सब एक एक जूस प्रोड्यूस करके ताकि वो खाने को और भी अच्छे से डाइजेस्ट कर सके, उसमें हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट देखो, द लीवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन टू ऑन द राइट साइड। अब जो लीवर है हमारा वो हमारा क्या है? अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑफ राइट साइड, यानी कि इंसान के राइट साइड में अपर पार्ट में ये लीवर प्रेजेंट है। इट इज लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। अंडरलाइन करो, जो लीवर है वो हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी है। ओके, सो लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। वन वर्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इट सीक्रेट द बाइल जूस। तो लीवर हमारा कौन सा जूस सीक्रेट करता है? इट सीक्रेट्स बाइल जूस दैट स्टोर इन सैक्स आर कॉल्ड गॉल ब्लैडर। जो लीवर जो हमारा जूस प्रोड्यूस करता है वो कहाँ स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में। द बाइल प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट। जो बाइल जूस है वो जनरली फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होता है। Next, the pancreas is a large cream color gland located just below the stomach. अब स्टमक के ऊपर ही जस्ट पैनक्रियास आप देख पाओगे। सो ये हमारा लार्ज क्रीम कलर ग्लैंड है, यानी कि
क्रीम कलर का वो कलर होता है जो हमारा पैनक्रियास है। द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट एज कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन एंड चेंज देम इनटू सिंपलर फॉर्म। पैनक्रियाटिक जूस का क्या काम है? पैनक्रियाटिक जूस है वो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन को स्मॉलर पार्ट्स में और भी सिंपलर पार्ट्स में डिवाइड कर, कौन कौन सी चीज कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स किस में चेंज करता है? सिंपलर फॉर्म। देखो अगेन रिवाइज करवा देती हूँ। बाइल जूस जो है वो कहाँ स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में। बाइल जूस क्या काम करता है? बाइल जूस डाइजेशन ऑफ फैट, फैट को डाइजेस्ट करता है। अब पैनक्रियाटिक जूस के बारे में आपने पढ़ा। पैनक्रियाटिक जूस क्या है? पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियास प्रोड्यूस करता है जो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन ये तीनों चीज को और भी अच्छे से डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, इसे सिंपलर फॉर्म कर देते हैं। ओके The partly digested food now reach the lower part of the small intestine, where the intestinal juice completes the digestion of all components of the food. अब जो आधा अधूरा जैसे भी डाइजेस्ट हुआ हो वो फूड कहाँ चला जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा जूस प्रोड्यूस होता है? इंटेस्टाइनल जूस, जो क्या करता है और भी उसे डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो और एक अंडरलाइन कर लो, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इंटेस्टाइनल जूस प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट, द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इनटू सिंपलर शुगर सच एज ग्लूकोज। जो कार्बोहाइड्रेट है वो ब्रेक हो जाता है किसमें? सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज में, फैट में, और फैट को फैटी एसिड में और ग्लाइसरॉल में, एंड प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड। सो यहाँ से आपने क्या सीखा? जो इंटेस्टाइनल जूस है वो क्या करता है, किस चीज को किसे कन्वर्ट करता है? कार्बोहाइड्रेट को शुगर और ग्लूकोज में, फैट को फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में, और प्रोटीन को अमीनो एसिड में इसे कन्वर्ट करता है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट पार्ट, सो इसे अंडरलाइन करो। अब एक बार डायग्राम देखो तो आपका और क्लियर होगा। सो अभी आपने स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा, तो देखो ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है जो ऐसे कॉइल शेप है, ऐसे ऐसे जो शेप जा रहा है ना, ऐसे ऐसे घूम घूम के, तो इसे कॉइल शेप करें। और ये सबसे बड़ा है, इसका जो है वो 7.5 का होगा। तो 7.5 मीटर जो है बहुत बड़ा होगा, मतलब ये कॉइल के फॉर्म में है इसलिए ऐसा लग रहा है कि ये बहुत छोटा है, लेकिन जब इसे हम सीधे लाइन में ऐसे सेट करके देखेंगे तो ये 7.5 मीटर का होगा। ओके उसके अलावा आपने लीवर के बारे में पढ़ा। लीवर क्या है? सबसे बड़ा ग्लैंड है। ये देखो ये हमारा राइट साइड में है, अपर पार्ट में है ना, ये ऐसा शेप का है लीवर। सो लीवर हमारा बड़ा पार्ट है। सो ये इट इज द बिगेस्ट ग्लैंड अभी आपने पढ़ा, तो लीवर यहाँ से आइडेंटिफाई कर लो। उसके बाद आपने पैनक्रियास के बारे में पढ़ा। पैनक्रियास देखो जस्ट अपर द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हमारा पैनक्रियास जो हमने अभी पढ़ा था ना, जो क्रीम कलर का होता है, दिस वन इज आवर पैनक्रियास। सो एक बार देख लो ठीक से। ओके एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। सो स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ कुछ एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि कुछ कुछ चीजें सोख लिया जाता है। सो वो हम पढ़ेंगे। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल इन द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। जो डाइजेस्टेड फूड है वो धीरे धीरे ब्लड वेसल के थ्रू वॉल ऑफ इंटेस्टाइन तक पहुंच, पूरे प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन करेंगे। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटवर्ड्स कॉल्ड द विल्ली। जो स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल में बहुत सारे फिंगर लाइक आउटपुट है, उसे हम क्या कहेंगे? विल्ली कहेंगे। और विल्ली जो है प्लूरल फॉर्म है, अगर उसे हम सिंगुलर फॉर्म में कहना चाहते हैं उसे हम विलस कहेंगे। कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ विल्ली कुड बी इन द स्मॉल इंटेस्टाइन? सो स्मॉल इंटेस्टाइन में विल्ली का क्या काम हो सकता है? द विल्ली इंक्रीज द surface area for absorption of the digested food. Each villi has a network of thin small blood vessels close to its surface. हर एक बिल्ली क्या करता है, जो हमारा उसका सरफेस एरिया होता है वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करके वो एब्जॉर्प्शन, डाइजेस्ट फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। एक एक विलस जो है उसका जो ब्लड वेसल के साथ है वो एक कनेक्शन बना होता है।
द सर्फेस ऑफ द विल्ली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स। हमारा जो विल्ली है वो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्ट विया ब्लड वेसल टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। अब देखो जो चीज एब्जॉर्ब हो गई यानी कि डाइजेस्ट हो गया वो कहाँ जाता है, वो ब्लड वेसल के थ्रू यानी कि ब्लड के साथ मिक्स होके पूरे डिफरेंट ऑर्गन्स में चले जाते हैं हमारे बॉडी में, ताकि हमारा जो वेयर दे आर यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सच एज द प्रोटीन्स रिक्वायर बाय द बॉडी इज कॉल्ड एसिमिलेशन। सो बिल्ली में क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है मेनली, फिर वो जो एब्जॉर्ब वाले पोर्शन होता है वो कहाँ चले जाते हैं, ब्लड वेसल के थ्रू पूरे थ्रू आउट बॉडी फैल जाता है, जहाँ पर क्या होता है प्रोटीन का एब्जॉर्बेशन होता है और बहुत कुछ जो काम करना होता है वो जहाँ जहाँ प्रोटीन रिक्वायर होगा वहाँ वो चला जाएगा। और ये पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एसिमिलेशन। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सेल में क्या होता है, जो ग्लूकोज क्या करता है, हेल्प करता है जो ऑक्सीजन को है, ऑक्सीजन ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ब्रेक डाउन करता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, एंड द एनर्जी इज रिलीज, और तभी हमारा बॉडी बॉडी में हम एनर्जी पाते हैं तो एनर्जी प्रोड्यूस होता है। द फूड दैट रिमेन डाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब एंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। सो जो फूड हमारा अनडाइजेस्ट हुआ मतलब जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, सो वो कहाँ चला जाता है, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में फिर वापस जाता है। सो आप क्या समझे कि बिल्ली जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे, बिल्ली जो होता है वो हमारा मेनली एब्जॉर्ब कर लेता है, जो प्रोटीन वाले चीज होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है जो हमें बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, वो ब्लड वेसल के थ्रू पूरे बॉडी में फैल जाता है, उस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन करते हैं। लेकिन कुछ कुछ चीज जो होता है एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो फिर लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वाइडर है स्मॉल इंटेस्टाइन से ज्यादा, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन छोटे जगह पर वो उसने जगह घेर रखा है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन बहुत ही वाइडर है, बट वो छोटा भी है, शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये इंटेस्टाइन से छोटा है, देखो नाम में लार्ज है लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन से रियली में ये छोटा है बहुत। इट इज अबाउट 1.5 मीटर लेंथ है, ये इसका लेंथ कितना होगा, 1.5 मीटर लेंथ। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन का याद है तो उसमें क्या था, 7.5 मीटर लेंथ, और लार्ज इंटेस्टाइन कितना है, 1.5 मीटर लेंथ। इट्स फंक्शन टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड मटेरियल। अब देखो जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें से कुछ वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है पहले लार्ज इंटेस्टाइन। द रिमेनिंग वेस्ट पासिस इनटू द रेक्टम, बाकी का जो वेस्ट है वो रेक्टम में जाता है। एंड देयर आर सेमी सॉलिड फेसेस, द फेशियल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस एंड इज कॉल्ड इजेशन। सो उसके बाद जो हमारा बॉडी में जो नहीं चाहिए अनडाइजेस्टेड फूड, जो फेशियल मैटर होता है वो रिमूव हो जाता है टाइम टू टाइम हमारा एनस के थ्रू, दिस इज कॉल्ड इजेशन, और उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इजेशन कहेंगे। 2.3 डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। अब जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है यानी कि जो ग्रास खाते हैं उन एनिमल्स में डाइजेशन किस तरह होता है। हैव यू ऑब्जर्व काउ बफेलोस अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स च्यूइंग कंटिन्यूअसली इवन दे आर नॉट ईटिंग। आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि काउ बफेलो या कोई और ग्रास ईटिंग एनिमल जो हमेशा च्यू करते रहते हैं, चबाते रहते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन वो कुछ खाते नहीं है, तो मतलब उस टाइम कुछ नहीं खाते वक्त भी वो कैसे चबाते पाते, क्या चबाते हैं, एक्चुअली they quickly swallow the grass and stored in the part of the stomach called rumen। एक्चुअली वो करते क्या है, देखो जब उन्हें खाना मिलता है ग्रास मिले वो क्या करते हैं, जल्दबाजी में जस्ट खा लेते हैं, उसे ठीक से उसे डाइजेस्ट नहीं करते, ठीक से चबाते नहीं है। वो जो होता है वो ग्रास को कहाँ स्टोर कर लेते हैं, अपने अंदर एक पार्ट है र्यूमेन। हियर द फूड गेट्स, वहां पर जो खाना है पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इट्स कॉल्ड कर्ड। और जो खाना वो देखो ग्रास ईटिंग प्लांट होता है, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो होता है वो ग्रास को जल्दी जल्दी कैसे जैसे तैसे निकल लेते हैं और वो अपने जो ग्रास को ये जो ह्यूमन वाले पोर्शन है यहाँ पर स्टोर करके रखते हैं। और जो उसे पार्शियली डाइजेस्ट होता है यानी कि वो जो खाना वो जो ग्रास काउस या बफेलो ने ग्रास ईटिंग एनिमल्स ने खाया है वो ठीक से वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो पार्शियल मतलब आधा अधूरा डाइजेस्ट वाला है, और उसे हम क्या कहेंगे, कट कहेंगे। देन बट लेटर द कट रिटर्न्स टू द माउथ इन द स्मॉल लम्प्स एनिमल्स च्यू इट्स। देन ये जो जो कर्ड है, कर्ड यानी कि जो ग्रास है जो उसने र्यूमेंट पे स्टोर कर रखा है वो अपने फिर माउथ पे फिर दोबारा वापस ला सकता है।
फिर उस जो ग्रास वो था उसे और भी ठीक से डाइजेस्ट करने के लिए वो उसे चबाते हैं। तो तभी हम देखते हैं ना कि बफेलो या काऊ हमेशा चबाते रहते हैं। वो क्या चबाते हैं, वो थोड़ी देर पहले या जो उसने ग्रास खाया होगा उसे दोबारा फिर अपने मुंह पे लाके वो दोबारा से च्यू करते हैं। तो उस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, र्यूमिनेशन कहेंगे। और जो एनिमल्स ये कर पाता है उसे हम क्या कहेंगे, र्यूमिनेंट्स करें। एनिमल्स आर कॉल्ड र्यूमिनेंट्स। एक बार हम एनिमेशन के थ्रू समझ लेते हैं कि जो काऊ कैसे खाने को डाइजेस्ट करता है, पूरा प्रोसेस एक बार देख लेते हैं तो क्लियर और हो जाएगा। देखो ये काऊ है, ये हमेशा चबाते रहते हैं। इसका जो प्रोसेस होगा ये होगा र्यूमिनेंट्स। ये जो एनिमल्स को हम र्यूमिनेंट्स कहते हैं क्योंकि ये र्यूमिनेशन मेथड फॉलो करते हैं। ये उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है। जैसे ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम कुछ अलग तरह का था, तो ये इसका डाइजेशन सिस्टम है। सो काऊ देखो हमेशा चबाते ही रहता है। इसका डाइजेस्टिव सिस्टम में देखो ये होगा र्यूमेन, रेटिकुलम, एमसम, एबोमसम। जो ये ग्रास है वो ग्रास को डायरेक्टली जैसे तैसे खा के वो कहाँ पर स्टोर करता है, र्यूमेन में वो स्टोर करेगा। तो र्यूमेन में बस ग्रास है, उसके बाद वो देखो जैसे तैसे था वो। अब इसे स्मॉलर पीस करना है डाइजेशन के लिए, तो वो क्या करता है, र्यूमेन से वो डाइजेशन के लिए वो र्यूमेन से छोटे छोटे पीस को फिर अपने वापिस लेके आता है, रेटिकुलम में रखते हैं। ओके, अब रेटिकुलम में जाने के बाद ये उसका फूड पाइप जो उसके गले के साथ है उसमें इजीली हो जाता है, वो फिर वापस मुंह पे ला सकता है। मुंह पे लाने के बाद उसे दोबारा चबाते हैं। देखो काऊ कैसे चबा रहा है बार बार। दोबारा चबाने के बाद वो क्या करते हैं, थोड़े उसने डाइजेशन च्यू कर लिया, स्मॉलर पीस कर लिया। स्मॉलर पीस करने के बाद होता क्या है, वो वापस ओमेसम में चला जाता है। ओमेसम में जाने के बाद क्या होता है, वो और भी स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है। अब थोड़ी देर बाद ओमेसम से ये कहाँ जाएगा, एबोमेसम तक। एबोमेसम पे जाके ये इसमें जो भी वाटर होता है या सॉल्ट होता है वो ऑब्जॉर्व कर लेता है। उसके बाद ये चला जाता है अपने इंटेस्टाइन की ओर। अब जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा, यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो बैक्टीरिया और भी इसे डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं कि इसमें और भी पूरा डाइजेशन हो जाए। ये देखो जहाँ पर रेड कलर है, इसे सीजम कहते हैं, और यहाँ पर कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, ये इसे डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। सो आई होप आपका एनिमेशन देखने के बाद ये समझ आ गया होगा कि र्यूमिनेशन जो र्यूमिनेंट्स एनिमल्स है वो कैसे अपना डाइजेस्टिव सिस्टम को देखते हैं। अब नेक्स्ट पैरा में चलते हैं। द ग्रास इज रिच इन सेलुलस। जो ग्रास होता है वो सेलुलस से भरा होता है। अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सेलुलस क्या होता है, एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है। इन र्यूमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर, कैटल यानी कि जिसके 4 पैर होते हैं, जनरल ग्रास ईटिंग प्लांट्स होते हैं, और डियर, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन र्यूमेन। जो र्यूमेन में बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। र्यूमेन में बैक्टीरिया क्यों प्रेजेंट हो सकता है, क्योंकि देखिए वो ग्रास को डायरेक्टली खा लेते हैं। अब वो डाइजेस्ट पूरे प्रॉपर नहीं होता, तो ग्रास के साथ जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो र्यूमेन में ही जाके स्टोर हो जाता है। हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। अब जो जो गुड बैक्टीरिया वो क्या करता है, सेलुलर डाइजेशन करने में हेल्प करता है। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलर। बहुत एनिमल्स है इंक्लूडिंग ह्यूमन भी सेलुलोज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। अगर आपको ग्रास दिया जाए आप उसे डाइजेस्ट प्रॉपरली नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके अंदर वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी नहीं है। Animals like horse, rabbit, etc. have a large sac-like structure called cesium between the esophagus and the small intestine. जो एनिमल्स है हॉर्स, रैबिट, इनके और लार्ज सैक होता है, यानी कि बड़ा सा जगह होता है, सीजम कहते हैं, जो ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है। द सेलुलस ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हियर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया व्हिच आर नॉट प्रेजेंट इन द ह्यूमंस। बिकॉज ये जो सीजम में काम क्या होता है, सीजम में जो बैक्टीरिया एक्स्ट्रा चला जाता है, जो ह्यूमन के बॉडीज में ये सीजम नहीं होता। ये सिर्फ जो सेलुलोस ईटिंग प्लांट, सेलुलोस जो होता है ग्रास ईटिंग प्लांट्स, ग्रास ईटिंग एनिमल्स में ये वाला सीजम जो होता है वो प्रेजेंट होता है, जिसमें वो होता है कि जो बैक्टीरियाज होते हैं वो उसे डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। सो फार यू हैव लर्न अबाउट एनिमल्स विच पॉजेस द डाइजेस्टिव सिस्टम। सो आपने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा जो एनिमल्स के बीच में। बट देयर आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट हैव माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। बट ऐसा भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं बहुत स्मॉल जिसकी कोई माउथ भी नहीं है ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम है। देन हाउ डू दे एक्वायर द डाइजेस्ट फूड। देन वो डाइजेस्ट फूड को डाइजेस्ट कैसे करते हैं। इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ अ फूड इंटेक। सो इसके नीचे ही जो सेक्शन है इसमें आप इसी के बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि जिसका माउथ ही नहीं है, जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, तो वो खाता कैसे होगा, डाइजेशन कैसे करता होगा। सो वो नथिंग है, वो क्या होगा, अमीबा, जो जनरली
पानी में पाया जाता है, वाटर सरफेस में पाया जाता है। फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। तो चलिए पढ़ते हैं 2.4 फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। Amoeba is a microscopic single cell organism found in pond water. Amoeba जो है वो माइक्रोस्कोपिक है, मतलब माइक्रोस्कोप से इसे देखने की जरूरत है बिकॉज इसका साइज जो है बहुत ही छोटा है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जिसका एक ही सेल है और ये कहाँ पाया जाता है? पॉन्ड वाटर में। अमीबा हैज ए सेल मेम्ब्रेन। अमीबा में एक सेल मेम्ब्रेन है, अराउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स। अमीबा में जो है एक सेल मेम्ब्रेन है, एक राउंडेड डेंस न्यूक्लियस है। इसके अंदर देखो ये राउंडेड डेंस मतलब बहुत ही गहरा एक न्यूक्लियस है इसमें, एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स, और इसमें बहुत सारे वैक्यूल्स है। ये देखो ये जो बबल्स लाइक है ये सारे इसके वैक्यूल्स, वैक्यूल्स यानी कि खाली स्पेसेस इन इट साइटोप्लाज्म। इसके जो साइटोप्लाज्म यानी कि ये जो जेली लाइक चीज है ये अमीबा, इसी में जो वैक्यूल्स न्यूक्लियस सब कुछ इसी में प्रेजेंट है। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंज इट शेप एंड पोजिशन। अमीबा का जो शेप है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता है, वो फिक्स शेप का नहीं होता, वो चेंज होते रहता है और वो अपना पोजिशन भी हमेशा चेंज करते रहता है। इट पुशेस आउट ऑफ वन और मोर फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सूडोपोडिया और फॉल्स फीट। देखो सूडोपोडिया जो है इसी का मीनिंग और है कि फॉल्स फीट। फॉल्स यानी कि नकली, फीट यानी कि पैर। इसका नकली पैर को हम क्या कहेंगे? सूडोपोडिया। जनरली इसका पैर नहीं होता है, इसका जो शेप ही है ये कुछ अलग अलग शेप बना लेते हैं, इसलिए इसका कोई पर्टिकुलर फीट नहीं है, पर्टिकुलर पैड नहीं है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? सूडोपोडिया। फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर फूड, ये अपना बॉडी को ही इस्तेमाल करता है मूव करने के लिए, जिसे सूडोपोडिया कहा जाता है। किसके कारण वो मूव करता है अपने आप को? क्योंकि उसे भी खाना चाहिए, कैप्चर फॉर फूड। सो देखो दिस इज अमीबा, ये अमीबा है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये वैक्यूल्स है, ये पूरा साइटोप्लाज्म्स है। ये लेट सपोज ये फूड पार्टिकल्स है, इसे फूड पार्टिकल्स को अगर इसने देख लिया कि यहाँ पर फूड है, इसे पता चल गया यहाँ पर फूड है, तो ये अपना फॉल्स फीड ये ऐसे करके ये इसे कैप्चर कर लेगा। सो इसका माउथ नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, तो देखो ये कैसे कैप्चर कर लेगा? बिना माउथ के भी इसने खाने को खा लिया। Amoeba feeds on some microscopic organisms. Amoeba जनरली जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं पॉन्ड्स में वही खाते हैं। When it sends food, it pushes out pseudopodia around the food particles and engulfs it. उससे जब पता चलता है कि उसके आसपास कोई फूड है वो सेंस कर पाता है, तो उसे अपना सूडोपोडिया जो है वो पुश करके उस फूड पार्टिकल तक लेके जाता है और उसे फूड पार्टिकल्स को अपने अंदर ले लेता है। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन द फूड वैक्यूल्स, और जो फूड होता है वो फूड वैक्यूल्स जो खाली स्पेसेस होते हैं वहाँ पर ट्रैप हो जाता है। डाइजेस्टिव जूस है सीक्रेट इनटू द फूड वैक्यूल्स, वही फूड वैक्यूल्स में उसका डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होता है यानी कि बनता है। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। जो डाइजेस्टिव जूस है वो फूड को ब्रेक डाउन कर लेते हैं स्मॉल सब्सटेंस पे, छोटे छोटे पीसेस कर लेते हैं। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब, धीरे धीरे वो जो डाइजेस्टिव फूड है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर यूज फॉर ग्रोथ, जो एब्जॉर्ब हो जाता है सब्सटेंस वो ग्रोथ के लिए यूज होता है। Maintenance and multiplication, the undigested residue of the food is expelled outside by the vacuole, और जो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ वो वैक्यूल धीरे धीरे उसे बाहर निकाल देता है। देखो अमीबा जो है खाना जहाँ भी फूड पार्टिकल्स मिले वो अपना फॉल्स फीट लेके वो फूड पार्टिकल्स को कैप्चर कर लेता है। कहाँ पर? फूड वैक्यूल्स में। जो फूड है देखो फूड वैक्यूल्स में कैप्चर हो गया, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया। अब देखो फूड वैक्यूल्स में कैप्चर होने के बाद उसमें से एक डाइजेस्टिव टाइप का जूस प्रोड्यूस होता है। जो डाइजेस्टिव जूस क्या करते हैं? उस फूड पार्टिकल्स को छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं, जिसमें जो जो चीज एब्जॉर्ब होना होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। जो जो एब्जॉर्ब कर लेता है वो क्या हो जाता है? ये पूरे अमीबा में जो ग्रोथ के काम में या कुछ और फंक्शनिंग के काम में वो काम होता है। उसके बाद उसमें से जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स होता है वो क्या करता है? अपने बॉडी से ही निकाल देता है। सो देखो विदाउट माउथ, विदाउट डाइजेस्टिव सिस्टम वो खाना खा भी सकते हैं और उसे डाइजेस्ट भी कर सकते हैं और उसे बाहर भी निकल सकते हैं। तो पूरा प्रोसेस एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म जो अमीबा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें ही पूरा ये प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। सो बहुत अमेजिंग फैक्ट है ये। आपका डायग्राम भी इम्पोर्टेंट है।
Last part, the basic process of digestion, food and release of energy in same in all animals. जो basic process होता है बाकी सारे animals या organisms में same वही होता है. वो खाना खाता है कि और उसे digest करता है ताकि उसमें से energy release हो सके. So in later chapter you will learn about the transport of food absorbed by the intestine. इसके बाद और भी chapters पढ़ोगे जिसमें आप generally transport of food पढ़ोगे कि intestine में absorb कैसे होता है food वो पढ़ोगे और टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी और बॉडी पार्ट्स में कैसे खाना पहुंचता है एब्जॉर्ब होता है ये सब आप इसी और भी आगे के फर्दर चैप्टर्स में ये आप पढ़ोगे. सो यहीं पर हमारा चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स खत्म होता है. इसके बाद जो है हम कीवर्ड्स करेंगे, कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे जो इम्पोर्टेंट होता है बहुत पेपर के लिए. और स्पेशली जो पहेली और भूजो ने जो क्वेश्चंस हमें पूछे हैं, जैसे पहेली और जो भूजो क्वेश्चन पूछते हैं वो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, वो इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए, तो वो भी हम सॉल्व करेंगे. तो एक बार आप चैप्टर रीड कर लो, जो क्वेश्चन अराइज होता है आपके मन में वो क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश करो और उसे क्लियर कर लो. तो उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर पे आएंगे जो पार्ट 3 में होने वाला है. सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.